नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने खेतों में धान क्या बो दी, बीजेपी को अपनी सियासी फसल पर खतरा नजर आने लगा। संसद से राहुल गांधी को बाहर करने के बाद भी बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी से ही नजर आ रही है। और इसकी एक और मिसाल आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश कर दी है। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने और मोदी जी को ये बताने के लिए कि देश में सब लोग खुश हैं, उनकी सरकार से चारों तरफ खुशहाली है, जेपी नड्डा आज इसी क्रम में गुजरात के गोधरा पहुंचे थे। गोधरा आप सबको पता ही है। और गोधरा में उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे को याद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये कहने के लिए ब्रिटेन गए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि उनकी दादी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। अब वे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, जेपी नड्डा की जुबानी सुनिए। राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के बोल रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। बोलो, भारत में प्रजातंत्र खतरे में है क्या? खतरे में है क्या? हाँ, आपकी नेतागिरी खतरे में है। आपकी नेतागिरी खतरे में। और किस देश में बोल रहे हो जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया? और कौन बोल रहा है जिसकी दादी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके 1.5 लाख लोगों को जेल के शीशों के पीछे 19 महीने के लिए जेल भेज दिया था? वो प्रजातंत्र की बात कर रहे हो? हमारे 75,000 से ज्यादा लोग नीसा और DIR में बंद हुए, लेकिन आपको ये मोदी, यू आर दी बॉस, यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ, आई एम योर फैन, इसके सुनने से आपके पेट में मरोड़ होती है और बौखला जाते हो। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हो? नीच, बिच्छू, सांप, चाय वाला। अरे जितना तुम ऐसी बातें करोगे, भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लो भाई, अब इनकी सुनिए। चाय वाला तो वही कहते थे। खैर, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ब्रिटेन कब गए थे। राहुल मार्च में ब्रिटेन गए थे और वहां उन्होंने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी अब तक पलटवार करने में लगी हुई है। बीजेपी का राहुल राग खत्म ही नहीं हो रहा है। नड्डा जी को लोगों को बताना है कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, मगर वो ये बताने में लगे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, राहुल ने क्या किया, राहुल की दादी ने क्या किया। लगता है राहुल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के बनाए तमाम अवरोधों को पार करते हुए जनता के बीच किसी न किसी तरह पहुंच ही रहे हैं। खासकर परसों जिस तरह वो अचानक धान के खेतों में पहुंच गए, उससे तो बीजेपी एकदम ही हक्का बक्का रह गई है। हरियाणा सरकार के मंत्री राहुल के किसानों के बीच जाने को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी को यहां अपनी जड़ें कमजोर होने का पता चल गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है, देख लीजिए कि क्या अब उन्हें किसानों की याद आई है जो 10 साल पहले देश का नेतृत्व करने की बात करते थे। उन्हें आज किसानों की समस्या का पता चला है। एक ऐसा दौर था जब ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी में रखा गया था। अब ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी अगर मेरे साथ पहले ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचते तो ट्रैक्टर चलाना पहले सीख जाते। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। इनके बाद हरियाणा के ही गृह मंत्री अनिल नहीं है। किसान की एक दिन की मजदूरी ही बचेगी, लेकिन राहुल गांधी ने आने से पहले राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं दी, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये सिक्योरिटी रिस्क की बात कह रहे हैं अनिल विज साहब, हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम, यहाँ नाम ऊपर आप हटा लीजिए, नाम गलत है, लेकिन अनिल विज हैं जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री के बाद हरियाणा के ही कृषि मंत्री ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब ने
ट्वीट किया है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में आप देखिए कि कह रहे हैं, अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट कराने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी के 45 डिग्री सेंटीग्रेड में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति हो जाती। हरियाणा के दोस्तों इन मंत्रियों के बयान राहुल गांधी के विरोध में दिख रहे हैं, लेकिन इससे उनकी हकीकत का ही पता चल रहा है। राहुल को राजकुमार कहने और गर्मी में 1 दिन बिताने का तंज देने वाले क्या इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल आदिवासी युवक दशमत रावत के पैर धोने के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के मुखिया जो हैं वो वहाँ पे एमपी में वो चैन से नहीं सो पा रहे हैं, उनको चैन नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी के खिलाफ दरअसल मध्य प्रदेश में ब्राह्मण लॉबी सक्रिय हो गई है, क्योंकि पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला ब्राह्मण है और उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। वहीं अब मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि जिसके पैर शिवराज सिंह चौहान ने धोए वो युवक पीड़ित नहीं बल्कि कोई और है। हालांकि पुलिस इसे गलत बता रही है। कौन गलत है कौन सही है ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल बीजेपी को जमीनी हकीकत का पता चल ही रहा है। अब इससे जरा आगे और बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में फूट डालकर भी बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पा रही है, बल्कि अब अजीत पवार के साथ गए बहुत से लोग वापस शरद पवार के साथ आ रहे हैं। और उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में बीजेपी को राष्ट्रीय चोर बाजार कह दिया है। बिहार में उधर राबड़ी देवी ने आज विधानसभा सदन के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है कि जो उनका विरोध करता है उसे ईडी का डर दिखाते हैं। तो विपक्षी नेताओं के दोस्तों बयान बता रहे हैं, चाहे वो बात हरियाणा के हों, बात वो गोधरा में जेपी नड्डा के हों, बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हों, बात चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे बिहार के हों, हर तरफ और इन नाराज रखने का फैसला आया है। और जिसके बाद कांग्रेस 12 जुलाई को यानी परसों मौन सत्याग्रह करने जा रही है पूरे देश भर में। और इसमें देश भर के लोगों से लोकतंत्र की खातिर साथ आने की कांग्रेस अपील भी कर रही है। और इसके बाद विपक्षी दलों की एक बैठक होने जा रही है 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में। फिर से मिल बैठ करके ये अपनी योजना बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय देश में कांग्रेस के जबकि बीजेपी के लिए मुश्किल के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जानते होंगे शास्त्रीय संगीत में कई राग होते हैं, राग भैरवी, राग मल्हार, राग बसंत। वैसे ही इस वक्त बीजेपी की सियासत में भी एक राग है और उस राग का नाम है राग राहुल। और इस राग राहुल को छेड़कर सत्ता साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन फिलहाल देश के सुर राहुल और कांग्रेस के साथ लय ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी लय ताल और राग और सुर की बात करते हैं और राग राहुल की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विपक्ष के आगे बीजेपी के हाल बेहाल हो रहे हैं, क्या पस्त हो रही बीजेपी, क्या राहुल के आगे फिर से पस्त हो रही है बीजेपी। और ये पिक्चर जो आपके सामने दाहिने साइड में आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल में स्क्रीन पर, इस पिक्चर को जब जब बीजेपी देखती है परेशान हो जाती है। परेशानी के कई कारण हैं, इसके अलावा भी कई सारे, कन्याकुमारी से लेकर के और खासकर आप जब श्रीनगर तक पहुंचते हैं तब भी वही हाल होता है। तो बहुत सारे पिक्चर हैं जो रोज परेशान कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज की तारीख में जुलाई 10 तारीख को जेपी नड्डा को ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए हुए भाषण या बयान नजर आ रहे हैं। तो क्या कहें, उसकी याद दिला रहे हैं जेपी नड्डा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे इस चर्चा में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उन सबका भी। और दिल्ली में मौसम, दिल्ली ही नहीं उत्तर भारत में
हाल बेहाल है। बारिश हो रही है, अभी 2 दिन की बारिश हुई है, कल और आज तो दिल्ली में वैसी बारिश नहीं हुई जैसी कल हुई थी, लेकिन दिल्ली से लेकर के पहाड़ों तक जो बुरा हाल है उसकी चर्चा आप खूब देख रहे होंगे, खूब सुन रहे होंगे। प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो इंसानी आपदा है। इसकी चर्चा भी कई बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दूसरी बात हम कर रहे हैं, सियासत की बात, और सियासत में राग सुर ताल लय की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये राहुल राग जो है ये परेशान क्यों कर रहा है बीजेपी को? जब जब बीजेपी पिक्चर देखती है, और इतनी पिछले 8-10 महीनों में राहुल गांधी रोज कुछ न कुछ दे जाते हैं। एक होता नहीं है कि मार्केट में आकर के एक सामान आप फेंक दो और लोग जो हैं वो मक्खियों की तरह उधर लगे रहते हैं उसमें से चुनने में। तो बीजेपी का वही हाल दिखाई दे रहा है। रोज एक पिक्चर फेंकते हैं राहुल गांधी। कभी 6 महीने तो वो भारत जोड़ो यात्रा में, और उसके बाद से जो तस्वीरें आ रही हैं और उसमें कुछ अगर बोल देते हैं तो उसका बयान आपने भाषण आपने सुन ही लिया। अभी ऐसे कई भाषण हैं, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो सोनीपत में राहुल गांधी ने बुआई की, वो धान की बुआई नहीं थी, वो मोहब्बत की बुआई थी। राहुल गांधी असल में इतनी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी के सामने, हर जगह जाकर वो मोहब्बत की बुआई कर रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ मोहब्बत बो देते हैं, कभी जाके जो मोटर मैकेनिक हैं उनके साथ मोहब्बत बो देते हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके बो देते हैं। तो मुश्किल ये हो गई है, ये संघर्ष जो है ये हो रहा है विष के बीच में और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ विष है, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से 9 साल विष बोया था, धार्मिक विद्वेष का विष बोया था, जहर बोया था, हमारी देश की जड़ों में मट्ठा डाला था। राहुल गांधी हर जगह जहां इन्होंने मट्ठा डाला था वहां जाके अमृत घोल रहे हैं, उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, भारत का जो जनमानस है, भारत का जनमानस जो है, हम लोग हमेशा से, हमारी परंपरा रही है, हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं, हम संवेदनशील लोग हैं, हम एक दूसरे के सह अस्तित्व की बात करते हैं। ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म हैं, हम लोग प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। लेकिन 9 साल से बड़े व्यवस्थित रूप से, बड़े प्लान्ड वे में जिस प्रकार से जहर घोया गया था, एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी राजीव जी, कि किस प्रकार से इस जहर को देश के सामाजिक धरातल पे जो बोया गया है, जो फैलाया गया है। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने आज से 75 साल पहले जो जहर की बुआई की थी, आज उसकी फसल काट रहा है। और भारतवर्ष में ये 9 साल से जो जहर की बुआई हो रही थी, 15-20 साल के बाद हम लोग इसका जहर की जो वो होगी, कटाई होगी, लोग झेलेंगे। चलिए, मेरी तो उम्र हो गई, मेरे को तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे तो राजीव जी आप जैसे लोगों की चिंता है, आपकी नई अगली पीढ़ी की चिंता है, क्योंकि ये जो जहर बो रहे हैं इसको काटेगी अगली 10-12 पीढ़ियां। और इस जहर को अगर शांत ना किया गया, अगर इसमें अमृत न छिड़का गया, अगर इसमें पानी न छिड़का गया, तो ये मेरे देश की सारी नस्लों को और पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो राहुल गांधी असल में जो हम लोगों की दिली इच्छा थी, हम जो देश को प्यार करने वाले, भारत माता को मां मानने वाले, और जो सर्वे निरामया को मानने वाले, जो असली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, उनको वेदना थी कि जिस देश को बड़े प्यार मोहब्बत से हजारों साल से सनातन धर्म और बाकी धर्मों के सम्मिश्रण से, प्यार मोहब्बत से बनाया गया था, इस धर्म को, इस देश को किस प्रकार से पिछले 9 साल में बर्बाद किया गया है। राहुल गांधी ने इनकी फसल को, जो जहर की बुआई थी, उसको वहीं काट दिया है, वहीं दफना दिया है, और अमृत बो दिया है, और मोहब्बत बो दिया है। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं राहुल गांधी को, और जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, जो उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत के अस्तित्व का सवाल, और भारत के अस्तित्व के लिए राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, उनको साधुवाद, उनका वंदन। और हम लोग ये अपने भारत माता को मजबूत बनाने के लिए जो जहर की बुआई है, इसको जड़ से खत्म कर देंगे। इस देश में केवल प्यार मोहब्बत चलेगी, प्रेम चलेगा, सद्भाव चलेगा और संभाव चलेगा। राजीव जी, प्यार मोहब्बत, प्रेम, सद्भाव, संभाव की बात कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। राहुल गांधी की बात हो रही है, बात विपक्ष की हो रही है, और बात बीजेपी की हो रही है। बीजेपी बनाम विपक्ष,
और इन सब में राहुल गांधी अकेले आगे चलते हुए और उनका साथ देते हुए तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो साथ देते हुए दिखाई भी देते हैं। जैसे राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई तो तमाम दलों ने एक साथ अपनी बात वहाँ रखी। वैसे ही हमने देखा कि अभी गुजरात के मसले पर भी जो उनका फैसला आया उस मसले पर भी तमाम दलों के नेता एक साथ नजर आए। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2024 की तस्वीर की बात हम तो लगातार करते हैं और करते रहेंगे, उससे पहले जितने चुनाव हैं उसकी बातें भी हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जब राहुल गांधी की बात करते हैं, जब हम विपक्ष की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं, उस डोर में, विपक्षी एकता की डोर में राहुल गांधी और इधर बीजेपी, और क्या आज की तारीख में राहुल गांधी बीजेपी को मात देते हुए दिखाई देते हैं या जल्दबाजी होगी ये कहना? अब इसमें अगर दो प्लेटफॉर्म को देखें, एक सोशल मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसके हाथ में है, वो मोदी मीडिया बना हुआ है। वहां तो राहुल गांधी अभी उस केवल क्रिटिसिज्म दिखेगा। राहुल गांधी अगर टी शर्ट पहन करके निकलते हैं तो साहब उस पर सवाल होने लगेगा। और मुझे तो हंसी आ रही थी थोड़ी देर पहले सोच करके कि उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, इस पर हम रिसर्च कराएंगे। फिर बारिश में राहुल गांधी को काहे असर नहीं होता है? अरे भाई, इंद्र भगवान तो आपकी बात सुनते होंगे, कम से कम उनसे ही बात कर लेते। राहुल जी का जो वो हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो इसमें राहुल गांधी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। और सोशल मीडिया असल में आज के भारत की तस्वीर दिखा रही है। जो लोकप्रियता है राहुल गांधी की, उसके जरिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को विश्वास के धरातल पर लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी, इन तमाम पैमानों पर नरेंद्र मोदी को लगभग रिजेक्ट कर दिया है लोगों। अब मोदी जी अगर सच भी बोले तो भी लोगों को झूठ लगेगा, लेकिन राहुल गांधी तो वो व्यक्ति हैं इतने निश्चल कि अगर बच्चे ये पूछते हैं कि साहब एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, राहुल गांधी नहीं जानते हैं तो सहजता से स्वीकार करते हैं कि नहीं आता है। वही व्यक्ति ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर के भारत की विदेश नीति और भारत की आर्थिक नीति पर बेहद बौद्धिक बहस करता है। जहां पर इस देश का कंसर्न है, जहां पे इस देश की लोकतंत्र का सवाल है, यहां के बेरोजगारों का, नौजवानों का, उनका जब सवाल है तो राहुल गांधी पूरे निडरता के साथ। और राजीव जी, राहुल गांधी को इतिहास कैसे याद करेगा? बेशक वो उस विरासत से आते हैं जहां की 3 पीढ़ियां भारत की सत्ता से जुड़ी रही हैं, लेकिन राहुल गांधी उनमें से अलग हैं। राहुल गांधी लीडर अपने प्रयासों के चलते हुए, आज की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा था, जब समूचा सत्ता तंत्र हमलावर है राहुल गांधी पर। उस बीच में लोगों के सवालों को उठाते हुए लोगों में विश्वास पैदा करना, लोगों की उम्मीदों को जगाना, अंधेरे में वो लौ पैदा करना जो लोगों के भीतर। इस राहुल गांधी का अगर पहला भाषण आप याद करें पार्लियामेंट में अमेठी, जब वो चुनाव लड़कर के पहुंचे थे, तो पहला ही भाषण इस बात को रेखांकित कर रहा था कि राहुल गांधी सोचते क्या है, समझ क्या है। जब वो ये कहते हैं कि मैं गरीब मजदूर से मिलता हूं और पूछता हूं कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, उस बेटे से मिलता हूं, पूछता हूं क्या बनना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे ये जवाब देते हैं कि साहब मुझे नहीं पता है। लेकिन उसमें से एक ऐसा भी होता है जो कहता है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उन उम्मीदों को, उन महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाना,
ये राहुल गांधी की खूबी है। और आज तो वो कहीं धान बो रहे हैं तो कहीं रोप रहे हैं। मैं मुहावरे में भी बात कर रहा हूं। ये जो धान बोना है वो उनसे जाकर के पूछिए कि कैसी मिर्ची लगी है उस बोने में, तभी 3-3 4-4 ट्वीट, और वो जाकर के वहां बोल रहे हैं। अब सोचिए राहुल गांधी का असर कितना है। मुझे तो लगता है कि कई बार सपने में भी चौंकते होंगे बेचारे कि राहुल गांधी यहां कहीं धान लगा रहे हैं, कहीं ब्रिटेन में भाषण दे रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐतिहासिक मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं राजीव जी, 1 मिनट लूंगा। जो लोग आपातकाल की बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का कोई भी नागरिक उस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो नहीं चाहेगा कि आपातकाल जैसी कोई घटनाक्रम आगे भी हो, और उसको वो क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन वो परिस्थितियां क्या थी इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं 1971 में लेकर के चलता हूं, जहां इंदिरा गांधी चुनाव रायबरेली से जीतती हैं। जो राजनारायण हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। ये ज्यादातर जो लोग इतिहास पढ़े हैं वो सब जानते हैं। लेकिन 1971 में 2-3 घटनाएं और होती हैं। एक तो पाकिस्तान को पराजित करके बांग्लादेश का निर्माण, और 2 महत्वपूर्ण घटनाएं प्रीवी पर्स को खत्म करना और इस देश के जो भूमिहीन किसान, वंचित दलित थे, उनको जमीनें आवंटित करना। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूं, इसका सबसे ज्यादा असर हुआ था 2 जातियों पर। माफ कीजिएगा, जिन लोगों को जाति को लेकर के कहीं वो स्वाभिमान वगैरह हो, तो कायस्थ और राजपूतों पर। ये 2 जातियां जो जमींदार थीं, उनको लगा कि उनके खेतों पर बेगार करने वाले सीधे इंदिरा गांधी ने छीन लिए और जमीनें उन लोगों को दे दी जो 2 बीघा 3 बीघा करके अपना खेती करके अपना जीवन यापन करने लगे। जो जगमोहन लाल सिन्हा थे न्यायमूर्ति जी, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि, और वो कायस्थ बिरादरी से आते थे, कि उनके उस फैसले में, जिस पर खुद कुलदीप नैयर ने लिखा अपनी आपातकाल नामक किताब में कि इंदिरा गांधी पर आरोप बेहद मामूली थे, और खुद कुलदीप नैयर जो जेल रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन मामूली आरोप में जब इंदिरा गांधी को उनका चुनाव रद्द करने का बात आई, उस समय जो जगमोहन लाल सिन्हा ने जो ये फैसला दिया था, उसके पीछे उनकी जातीय चेतना काम कर रही थी। और उसके बाद की परिस्थितियां आप देखिए, इंदिरा गांधी का हर भाषण हरिजन और आदिवासी शब्द से शुरू होता था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए। तो तकलीफ उन लोगों को आज बहुत ज्यादा है जो इंदिरा गांधी के उस दरमियान दलित और वंचित तबके के लोग थोड़ा समुन्नत हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस आपातकाल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस बीच में जो हुआ उसको भी रेखांकित करने की जरूरत है कि वे जमींदार जातियां जो बेगार रखना चाहती थी उन मजदूरों को अपने खेतों पर, वो एक झटके में अगर बेगारी प्रथा खत्म हुई, वो पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत कुछ दूर हुई, तो मिर्ची उन लोगों को लग रही थी जो चाहते थे कि ये बेगार हमारे खेतों पर काम करते रहे, तो वो वर्गीय चेतना भी काम कर रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को हिम्मत करनी चाहिए, इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि जो दलितों और वंचितों को जमीनें दी गई थी, उस आपातकाल में उसकी कितनी बड़ी भूमिका थी और किस तरह से वो लोग समुन्नत हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश की जनता ने उस आपातकाल को नहीं पसंद किया, इंदिरा गांधी को पराजित किया, लेकिन 2 साल के बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को फिर से इस देश की जनता ने जिताया, क्योंकि वो राहुल गांधी की तरह वो भी जनता के बीच में थी। और जो भी जनता के बीच में जाता है उस लीडर को जनता पसंद करती है, उसे प्रेम करती है। जो संवेदना रखता है, जो उस जनता से प्रेम करता है, इस देश की जनता भी उसका खुले दिल से स्वागत करती है, उसको अपनाती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बेहद मुश्किल हो रही है कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे परेशानी का सबब जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है और इससे परेशान दिखाई दे रही। क्या कहेंगे प्रशांत टंडन जी, आखिर इतनी परेशानी बीजेपी को, पूरा तंत्र है, सब कुछ है, फिर भी परेशान दिखाई तो देती है। इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारे आपके
विश्लेषण के दरमियान वो परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अभी जो सबसे शुरुआत में जेपी नड्डा साहब का भाषण सुनाया, उस भाषण को सुनाने का मकसद यही था कि आप 9 साल में आपने क्या कुछ किया है ये गिनाने आप गए हैं गोधरा गुजरात, और आप वहाँ गिना रहे हैं अभी से 3 महीना पहले मार्च महीने में गए थे। ये जुलाई का महीना चल रहा है, ये चौथा महीना हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथे महीने में भी मार्च महीने में ब्रिटेन की यात्रा पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप बता रहे हो। आप इमरजेंसी की याद दिला रहे हो और आप कह रहे हो क्या क्या नहीं कहते हैं, चलिए नीच और क्या क्या शब्द तो कह रहे थे, लेकिन चाय वाला भी आप कह रहे हो। चाय वाला तो आप ही कहते थे कि मैं चाय वाला हूँ, आप ही बहुत सारे शब्द कहते थे और वो सब कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ परेशानी जो है और उस परेशानी में ये शब्दों का कौन सा कहाँ इस्तेमाल किया जाए ये सब बिगड़ता जा रहा है? क्या मामला कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है प्रशांत जी? गड़बड़ तो है राजीव जी, और गड़बड़ ये है कि राहुल गांधी जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं और जो अमेरिका में या इंग्लैंड में जिसकी बात वो नड्डा जी कर रहे थे, मैं उसी की बात पे आता हूँ, नड्डा जी की बात पे आता हूँ। हालांकि नड्डा जी मुझे बहुत रोचक किरदार लगते हैं, लेकिन नड्डा जी की बात को अगर मैं 2 मिनट के लिए गंभीरता से भी लूँ तो नड्डा जी यूके की बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी इंग्लैंड गए और उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी को लेकर चिंता व्यक्त की, और यही कमोबेश बात अलग शब्दों में उन्होंने अमेरिका में कही। उसका असर क्या हो रहा है? नड्डा जी को यह ध्यान देना चाहिए कि उसका असर कहाँ हो रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा हुई है, स्टेट विजिट, पहली स्टेट विजिट जो बाइडेन के कार्यकाल में। और स्टेट विजिट के 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने भारत में किसको भेजा है? उजरा जिया को। उजरा जिया कौन है? उजरा जिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लोकतंत्र ह्यूमन राइट की मंत्री हैं। वो कल से भारत में हैं और भारत में प्रेस फ्रीडम, लोकतंत्र के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो भारत का लोकतंत्र का इंडेक्स है, सिविल सोसाइटी के लोगों को जेलों में रखा जा रहा है, इन मुद्दों पर वो सरकार से बात करने आई हैं और साथ साथ वो सिविल सोसाइटी से भी मिलेंगी। उन्होंने पहली मुलाकात तो कल ही कर दी आते ही कि वो दलाई लामा से मिल ली, जिस पे चाइना की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दें। जब भारत में जी जिनपिंग आए थे, चाइना के राष्ट्रपति, तब ये जो दिल्ली में मंजू का टीला इलाका है जहाँ पे तमाम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तिब्बतन लोग रहते हैं जी। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहाँ तिब्बतन खाना खाने। तिब्बतन लोग वहाँ पे जब रहते हैं तो जब भी चाइना से कोई आया, तिब्बतन लोग कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं। कई बार तो एक आध बार तो मुझे याद है कि आत्मदाह का भी प्रयास हुआ है। मोदी जी के रहते हुए जब चाइना के प्रेसिडेंट आए तो उसको वहां पे पुलिस की घेराबंदी कर दी गई, हिलने नहीं दिया गया, सारी दुकानें और मकान बंद करा दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया ऑलमोस्ट। वहां पे लोगों का मूवमेंट नहीं था। भारत की ये नीति रही है कि चाइना को स्वागत करता है जब वो लोग आते हैं, तिब्बतन लोगों का छूट भी देता है कि वो अपना प्रोटेस्ट करें, अपनी बात करें। ये भारत की नीति रही है, चाइना को वेलकम भी करने की और चाइना को तिब्बत के मामले पे तंग भी करने की। मोदी जी ने कभी नहीं किया। उजरा जिया आते ही दलाई लामा से मिल रही है और अगले 1-2 दिन में जब वो भारत का प्रवास है उनका, तो तमाम ह्यूमन राइट वर्कर और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगी। उनके साथ डोनाल्ड लू भी आए हुए हैं, तो एक शिष्टमंडल के साथ वो आई हैं। एक बात। दूसरी बात कि देखिए,
जो नड्डा साहब कह रहे हैं उनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी मोदी साहब सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर बहुत उत्साहित थे अमेरिका की यात्रा के दौरान भी। वेदांता से होने वाली 19 बिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट आज खारिज हो गया। आज ही खबर आई है, रॉयटर्स में खबर आई है। जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में लगती, गुजरात में, मोदी अब नहीं आएगा। प्रशांत जी उसमें एक बात और जोड़ दूं, ये पहले इसी का प्लान था, पहले वहां मुंबई लगवाने का, महाराष्ट्र में लगवाने का, जिसको गुजरात लेके गए थे। ये वही है, ये वही प्रोजेक्ट है। जी वही प्रोजेक्ट है। और ये वेदांता भी वही है जहां पे नियामगिरी में राहुल गांधी गए थे और वेदांता के उसमें उस यात्रा के बाद राहुल गांधी को बदनाम करने का एक प्रोजेक्ट भी चला था। ये वही अनिल अग्रवाल का वेदांता है जिसका 19 बिलियन डॉलर का ताइवान से आने वाला इन्वेस्टमेंट रुक गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी की तरफ से था। तो नड्डा जी थोड़ा सा देख लें कि आसपास क्या हो रहा है। उनके आसपास जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं हिमाचल में उनकी हार की बात नहीं कर रहा हूं कि लगातार 2 बार वो हारे उपचुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनका गृह राज्य है। दूसरी बात राजीव जी, बहुत जो राजनीतिक बात है, क्योंकि अभी विपक्षी एकता की बात भी बेंगलोर में होगी और विपक्षी एकता के साथ साथ एनडीए ने भी अपने पैर पसारने शुरू किए हैं और नए नए लोगों से वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। साथ में वे काम और वो कर रहे हैं बिना ड्राफ्ट लाए, बिना किसी हवा में, एकदम कुछ मीडिया में और कुछ लोगों के जरिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके चैनल में आके भविष्यवाणी कर दूं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कोई बहुत आगे बढ़ाएंगे तो इनके पास जो इक्का दुक्का एनडीए के पार्टनर आने वाले वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जब भी इसका ड्राफ्ट आएगा, जब भी, अभी मुझे मालूम नहीं कि क्या है उसमें, जब भी वो ड्राफ्ट आएगा वो सीए के तरीके का ही होगा, यानी उसमें टारगेट मुसलमान होंगे। और जब टारगेट मुसलमान होंगे तो इन सारे दलों को, जिनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, उनको बीजेपी के साथ आने में दिक्कत होगी। तो नड्डा साहब बंद कमरे में बैठकर सोचें कि बहुत कुछ हो रहा है जिसकी तरफ उनको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी राजनीति है, वो बयानबाजी करें, उसको कौन रोकता है राजीव जी? बिल्कुल, राजनीति है, बयानबाजी होनी चाहिए राजनीति में, राजनीति करें। लेकिन जब राहुल गांधी धान रोपते हैं या धान बोते हैं तो फिर परेशान क्यों होती है बीजेपी, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ पैर धोकर के भी शिवराज सिंह चौहान क्यों फंस जाते हैं? सब कुछ किया, बुला लिए, पैर धो लिए, अब जिसका पैर धोए वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब मैं तो हूँ ही नहीं, और मैं पहले से कह रहा था कि मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे ले जाया गया, तब भी मैं कह रहा था मैं नहीं हूँ। पैर धो लिए तो क्या हुआ? और देखिए दूसरी तरफ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अच्छे से बोलेंगे, बताएंगे। दूसरी तरफ अब ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज है, तो गए थे कुछ और करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए, यहाँ एक नहीं 2-2 नाखुश हो गए। तो ये आखिर क्या गड़बड़ चल रहा है प्रकाश हिंदुस्तानी जी? क्यों परेशानी में बीजेपी, और क्या अलग अलग ग्रह नक्षत्र जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं आजकल क्या? जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना, संगठन का विस्तार करने की भी योजना है। और मध्य प्रदेश को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के 1 या 2 लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के एक आध मंत्री का पत्ता कट जाए। लेकिन जो किस्सा चल रहा है चरण धोने का, पांव पखारने का, वो तो बड़ा ही क्लासिक उदाहरण है। पीपली लाइव में जैसा था वैसा दृश्य भोपाल में देखने को मिला। जिस व्यक्ति के पांव धोए जा रहे हैं उसको वो पता नहीं उसे क्यों धोए जा रहे हैं। उस व्यक्ति का कहना कि मुझे एसपी साहब ने बुलवाया, मैं गया पुलिस कप्तान के पास, उनका तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ। साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं तुम्हारे साथ हुआ है।
अब मुझे लगा कि एसपी साहब ने कहा तो शायद सही कह रहे होंगे। फिर उसके बाद उन्हें कलेक्टर साहब ने बुलाया, उन्होंने भी कहा कि बहुत गलत हुआ है और हमने उसका घर तोड़वा दिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। अब उसने कहा कि अगर एसपी कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं, तो हो सकता है मैं ही वो व्यक्ति पीड़ित हूं। लेकिन अचरज ये हुआ कि उससे अगला व्यक्ति है, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि पीड़ित वो है या नहीं है। किसी को भी पकड़ के उसके पांव पखाड़ दिए और उसे सरकारी सहायता 5 लाख रुपए दे दी गई। अब उसने एक प्राइवेट चैनल को कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो उस दुकान के बाहर बैठ के गुटखा खा रहा था और मुझे नहीं पता किसका वीडियो वायरल हो रहा, बस मुझे एसपी साहब का बुलावा आया थाने से तो मैं चला गया। फिर एसपी साहब से मिलवाया उन्होंने, एसपी साहब ने कलेक्टर साहब से मिलवाया और अगले दिन मुझे भोपाल ले जाया गया। और यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी मैं ठीक से बता नहीं पाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मेरे घर वालों को लगा, पीड़ित ने कहा कि मेरे घर वालों को लगा कि मेरा किडनैप हो गया, तो वो चिंतित हो गए कि कहाँ गया बंदा, आदिवासी बंदा कहाँ गया, उसके घर वाले चिंतित हो गए। और फिर सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आई, जो कमेंट्स आए, वो ऐसे थे कि कहना मुश्किल। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति पर आरोप लगा प्रताड़ित करने का, उसकी जाति को लेके उसके जाति के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि जिस इलाके में वो है वहाँ ब्राह्मण समुदाय काफी प्रभावशाली है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बिना सोचे समझे, जब कोई सबूत नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति का घर तोड़ दिया, कितनी नाइंसाफी हो रही है। तो ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, ऐसा संदेश आ रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर। और आज मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना में इंदौर में एक बड़ा जबरदस्त शो किया और उस शो में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इंदौर का एयरपोर्ट वाला रास्ता सुपर कॉरिडोर रुकवा दिया। सुबह 9 से शाम तक सारे यात्री परेशान होते रहे, प्रमुख मार्ग था, परेशान होते रहे। और वहां एक बड़ा रैंप बनाया गया, जैसे फैशन शो में होता है। मंच से नहीं बोले मुख्यमंत्री, मंच तो था ही, एक बड़ा रैंप बनाया गया। उस रैंप पर मुख्यमंत्री जी चहलकदमी करते हुए आए। उन्होंने कहा कि देखिए ये हो रहा है, और उन्होंने शपथ दिलवाई। मध्य प्रदेश में एक और चलन है राजीव जी, किसी भी बात पे शपथ दिलवा देते हैं कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की रक्षा करूंगा। ठीक है भाई, पर लगाओ ना, पेड़ लगाया नहीं, शपथ ले रहे हैं। मैं दहेज नहीं लूंगा, शपथ लेता हूं। मैं कन्या को पढ़ाऊंगा, शपथ लेता हूं। अब आज शपथ दिला दी मुख्यमंत्री जी ने कि मैं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करूंगा, या बहनें थी तो कहा मदद करूंगी। मैं फला फला नाम लेके कहा कि मैं फला फला शपथ लेती हूँ। यानी अब तक हम देखते थे कि शपथ तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, उपराष्ट्रपति ये लोग लेते थे, लेकिन अब तो कोई भी शपथ लेता है और जबरन शपथ दिलाई जाती है। स्कूल में शपथ, कॉलेज में शपथ, पार्टी कार्यालय में शपथ, मंडल कार्यालय में शपथ, मुख्यमंत्री की सभा में शपथ, क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है, इसमें पैसा मेहनत नहीं करनी होती। शपथ दिलाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी होती। एक शपथ लिख लो, लोगों को खड़ा कर दो, हाथ जोड़ के कहो कि हाँ मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं या कहती हूं कि मैं ये करूंगा, और शपथ हो गई। शपथ पे अमल हो इसका कोई जरूरी नहीं है। अब मध्य प्रदेश की हालत ये कि मध्य प्रदेश कर्ज लेके घी पी रहा है, ऐतिहासिक कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कांग्रेस की सरकार जितना कर्ज छोड़कर गई थी 2003 में, उससे 22 गुना से भी ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे हो गया है। तब 20,000 करोड़ कर्ज था, अब लगभग 3 लाख करोड़ अकेले मध्य प्रदेश पर कर्ज है, और अभी 10,000 करोड़ का कर्ज फिर रिजर्व बैंक से लिया है। तो ये सब चीजें हालत है उनकी। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की कोई छवि आ जाती है या प्रियंका गांधी की छवि आ जाती है, तो ये लगता है कि अरे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। दरअसल मुद्दे कुछ है नहीं, इनके पास कोई मुद्दा होता तो ये उसकी बात करें। मुद्दे कुछ भी नहीं है। कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे, कब तक मंदिर के नाम पर इमोशनल बनाएंगे। लोग भी एक सीमा तक तो इमोशनल होंगे। जैसे आप किसी को एक लतीफा सुना दो तो व्यक्ति लतीफा सुन के हंस देगा, लेकिन उसी लतीफे को आप 10 बार सुनाएंगे तो 10 बार तो हंसेगा नहीं। तो ऐसी हालत हमारी सरकार की है। और जिस तरह की बातें अभी कल तक जो बीजेपी के नेता ये कहते थे कि मोदी के सामने कौन, मोदी नहीं तो कौन, और वही बीजेपी के नेता आज उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि क्या मोदी और राहुल में से चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे। मतलब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मोदी के सामने अगर कोई है तो राहुल,
और अब वो स्वीकार करने लगे कि मोदी के सामने राहुल है, आप राहुल को स्वीकार करेंगे या नहीं। एक और बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने ट्वीट होंगे, राहुल गांधी के खिलाफ जितनी बयानबाजी होगी, उतना ही ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे सत्तारूढ़ दल के लोग, क्योंकि नकारात्मक प्रचार कई बार फायदेमंद हो जाता है, नकारात्मक प्रचार का लाभ मिलता है, क्योंकि जिस राहुल गांधी के बारे में मास मीडिया या टेलीविजन मीडिया या गोदी मीडिया कुछ भी खबर दिखाने से बचता था, आज वो राहुल गांधी के नाम पर इन लोगों के बयान दिखा रहा कि देखिए, अब एक अभिनेत्री ने ये कह दिया कि देश के नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, इस पर ही उस अभिनेत्री को ट्रोल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, उस अभिनेत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, ना नेता का नाम लिया, ना प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन वो ऐसा ही है कि राहत इंदौरी साहब ने एक बार एक कवि सम्मेलन में कहा कि सरकार चोर है, तो साहब पुलिस वालों ने उनको बुला लिया, बोले साहब आपने क्यों कहा कि सरकार चोर है? तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि भारत सरकार चोर है, हो सकता है पाकिस्तान की सरकार चोर हो सकता है बांग्लादेश की सरकार चोर हो। तो पुलिस वालों ने कहा क्या हमें पता नहीं तुम किसको कह रहे हो? तो ऐसे ही किस्से हो रहे हैं मजेदार। और एक बात बहुत जरूर है राजीव जी, कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने प्रहसन देखने को मिल रहे हैं, जितने किस्से सुनने को मिल रहे हैं, उसमें इंटरटेनमेंट की बहुत व्यवस्था की गई है। इस सरकार ने भले इंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया हो, पढ़ाई लिखाई पर भले ही सरकार ने टैक्स लगा दिया, कोचिंग क्लास जाओ तो जीएसटी दो, कॉलेज की फीस भरो तो जीएसटी दो, यूनिफॉर्म खरीदो तो जीएसटी दो, लेकिन मनोरंजन पे, नेताओं के मनोरंजन पे, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयानों पर कोई जीएसटी नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत राहत इस देश के लोगों को है कि चलो, बाकी तो जो चल रहा है, राहुल गांधी का जो आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो उससे आतंकित तो है ही राजीव जी। जी, राहुल गांधी के अभियान से, बयान से, उनके कार्यक्रमों से बीजेपी परेशान है, आतंकित है, हैरान है, हक्का बक्का है, और अलग अलग तस्वीरें राहुल गांधी फेंक देते हैं बाजार में, जिससे और परेशान हो जाती है बीजेपी। लेकिन इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी क्या आज से पहले वाली बीजेपी है, या बीजेपी भी अब बदल चुकी है? और कांग्रेस क्या आज है, या कांग्रेस भी बदल चुकी है? ज़रा समझना चाहता हूँ सिंह साहब आपसे कि दो पार्टियाँ प्रमुख रूप से, बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है और उसमें वो एनडीए को बढ़ाना चाहती है, जैसा बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, और दूसरी तरफ हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में अब पहली बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख को, तो वहाँ भी वो कुनबा बढ़ाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में दो नेता दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन दोनों नेताओं के नाम को लेकर के अमित शाह एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग सभाओं में पूछ चुके हैं कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कौन चाहिए, राहुल गांधी चाहिए या मोदी जी चाहिए। यानी वो सर्वे भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी या मोदी के सामने राहुल गांधी कैसे एक दूसरे को ये चुनौती पेश करेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो कैसे देखा जाए इन तमाम पहलुओं को, और उसमें भी आने वाला, चूंकि वक्त चुनाव का है, और चुनाव है, लोकतंत्र है, संविधान है, और जब हम बात 2024 के बाद की करते हैं तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं फिर, इसलिए भी समझना चाहता हूँ आप क्या देख रहे हैं। परिवर्तन हुआ है और दोनों ही पार्टियों का रूप, कलेवर, चिंतन धारा बदली है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अटल जी के समय से देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को दृष्टिकोण रखते हुए देखें, तो जो उदारवादी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का था वो निश्चित रूप से एक तानाशाही भरे चेहरे में तब्दील हुआ है। और न सिर्फ तानाशाही भरे चेहरे में तब्दील हुआ है, बल्कि इनका जो आईटी सेल है, आगे आने वाले समय में या गोएबल की तरह से, गोबलिज्म की तरह से याद किया जाएगा। इन्हें हिटलर रूप में भले याद किया जाए या न किया जाए, वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आईटी सेल का जो स्वरूप है उसको देखते हुए याद किया जाएगा। यही बात कांग्रेस के अंदर भी परिवर्तन आया है। जो कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव मोड में रहती थी, जो कांग्रेस हमेशा पीछे रहती थी, उस कांग्रेस में अब आगे आई है, अब ये आक्रामक रूप में है और जनता के साथ इसने जुड़ाव को शुरू किया है। कांग्रेस एक लंबे समय तक सत्ता में रही, वो सत्ता में जो पार्टी रहती है वो
जनता के साथ जुड़ नहीं पाती है। उसका कारण है कि वो ऑलरेडी पावर में है ही है, तो जनता के साथ उसके पास जाने का ज्यादा आधार नहीं रहता है। उसे कम से कम एक दिमाग में रहता है कि हम तो सत्ता में ही हैं। दूसरे ये है कि जनता भी उससे जो अपेक्षा करती है, और जो भी पार्टी सरकार में रहेगी या जो भी व्यक्ति पावर में रहेगा उसके खिलाफ शिकायतें रहेंगी और बराबर शिकायतें रहेंगी। या तो वो संपर्क बनाए रखे, लेकिन कांग्रेस का जो स्वरूप बदला है पिछले 5 सालों में, उसे देख के साफ लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद को जनता से जोड़ने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ पर एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि दोनों का कंपैरिजन मुश्किल है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही स्थिति जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए और गोखले से मिले, और जब गोखले से उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो गोखले ने कहा कुछ मत करो, पहले भारत घूमो। गोखले का ये अंदाजा रहा होगा कि जब तक गांधी भारत को समझेंगे नहीं तो भारत बारे में बात क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस धारणा से, इस मशवरे से प्रभावित होकर भारत जोड़ो आंदोलन रहा है या नहीं रहा है, क्या पृष्ठभूमि रहेगी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर कि भारत में लोकतंत्र को लेकर तमाम शिकायतें हैं, आपका क्या कहना है, और सबरीना सिद्दीकी को जिस बुरी तरह ट्रोल किया गया ये उनको याद नहीं है। दूसरी चीज, धान बोने को लेकर, धान को मैं एक प्रतीकात्मक समझता हूं। निश्चित रूप से प्रोग्राम रहा होगा कि भाई खेत में जरा उतरा जाए, देखा जाए क्या है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ट्रैक्टर पे बैठे हैं, उनकी टी शर्ट पर कीचड़ का दाग तक नहीं लगा। मैंने कहा वो धान रोपने गए थे और वहां बैठे हुए हैं, तो कहा कि क्या आपको प्री प्लान नहीं लगता। हम कहे प्री प्लान भी हो सकता है, राजनीति भी है, लेकिन इस तरह की राजनीति लंबे समय तक गायब रही। इस तरह की राजनीति मंदिर की राजनीति से, इस तरह की राजनीति हिंदू मुस्लिम टकराव की राजनीति से, इस तरह की राजनीति झूठ बोलने की राजनीति, इस तरह की राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी मॉडल की गारंटी देने की राजनीति से बेहतर है, और इस तरह की राजनीति का स्वागत किया जाना चाहिए। इसीलिए आज हरियाणा के तीनों लोग बौखला हुए। तीनों का बयान देखिए। एक कहते हैं कि दिन भर की मजदूरी बची, एक कहते हैं कि ट्रैक्टर का कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं था, एक कहते हैं सुरक्षा की बात थी। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता है गृह मंत्री हरियाणा सर को कि जैसे ही वहां से मूवमेंट होता है वीआईपी कारकेट का, तो राहुल गांधी आज भी सुरक्षा में है, और इनके पास सीआरपी या एनएसजी की सुरक्षा है। इनका अपना कंट्रोल रूम है। वो जैसे ही मूव करते हो, जहां भी जाते हो, आगे बताते चले जाते कि यहां जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कहना था कि हमने पहले बता दिया होता, तो पहले बता दिए होते तो क्या पता है रोक लगा देते। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा हमें कि आखिर ये लोग राहुल गांधी के प्रति हमलावर क्यों हैं। राहुल गांधी के प्रति हमलावर इसीलिए हैं कि इनको शुरू से ही अंदाजा था कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हम लोगों को एक बड़ी चुनौती पेश कर देगा। इसीलिए अरबों रुपया खर्च करके तमाम आईटी सेल के पैसे से एक नकारात्मक छवि गढ़ी गई, और ये छवि अब जब ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, बल्कि आईटी सेल का झूठ भी खुल गया है। रोज कोई ना कोई बात ऐसी सामने आती है जबकि अमित मालवीय का झूठ खुल जाता है। ट्विटर पर मैं देखता रहता हूं, अक्सर चीजें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, प्रोग्राम्स में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अब वो बौखलाहट है। तो जब बौखलाहट में आप आएंगे तो बहुत सी गलतियां करेंगे, और इसलिए जेपी नड्डा को गुजरात में ये नहीं बता पा रहे कि 9 साल में क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि लंदन में उन्होंने क्या किया। और बात अगर लोकतंत्र की भी होती है तो प्रशांत जी ने बड़ा ये नई जानकारी, जो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो अमेरिका से जो शिष्टमंडल आया हुआ है वो इस लोकतंत्र की बात करने आया है। निश्चित रूप से अंदर खाने को उनकी गंभीरता से चर्चा हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आपने ऑप्शन दिया है ये फिर पस्त हुई। रोज कोई न कोई ऐसा मौका आ रहा है जिसमें वो अपने को डिफेंसिव पा रहे हैं और पस्त होते जा रहे हैं, और उनका जो मोदी ब्रांड है वो तो खत्म हो चुका है, और इसे तो आरएसएस ने भी मान लिया है कि अब उस चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा, अब हिंदुत्व वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए के रूप में संगठित करना शुरू किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, अभी इसका ड्राफ्ट ही नहीं है, और यदि इसको सीए की तर्ज पे बनाया गया, एंटी मुस्लिम जानबूझ के बनाया गया, और बिल्कुल बेवकूफों की तरह से इसको अगर ड्राफ्ट किया गया, तो इसका असर एनडीए के कुंडे पर ही पड़ेगा। हालांकि कुंडा अभी भी बना नहीं है, लेकिन जैसे इनकी कोशिश हो रही है वो हो रही है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, और ऐसी बड़ी चुनौती बन गए हैं जिसका उत्तर इन्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए कंफ्यूज है, भ्रमित है और डिस्टर्ब है। जी, भ्रमित हैं, डिस्टर्ब हैं, और यूसीसी हो चाहे और भी
तमाम अभी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी लेके आने की कोशिश, कुछ योजनाएं, कुछ बातें, कुछ वादे, सब कुछ सामने दिखाई देंगी, क्योंकि आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, उसके अलावा मिज़ोरम। और 2024 के चुनाव के समय आप याद कीजिए कि उस समय भी 4 राज्यों के चुनाव हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, और इधर एक उड़ीसा है और एक आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्य उस समय होंगे चुनाव, यानी 9 विधानसभा चुनाव अभी बीजेपी को लोकसभा तक झेलना है, और उसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव है। तो बहुत कुछ लाने की कोशिश होगी। पूर्वोत्तर का हाल क्या हो रखा है ये आप सबसे छिपा नहीं है, पूर्वोत्तर से लेकर के इधर। और उसमें हम बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रोज क्या विस्फोट कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, जिससे बीजेपी परेशान हो जा रही है। क्या यहाँ से बीजेपी पस्त होती हुई दिखाई दे रही है, या राहुल गांधी को जो कहा जा रहा है, बहुत सारे साथी बोलते हैं, लिखते हैं कमेंट में, कुछ एक जो मोदी जी के तरफदारी करने वाले लोग बोलते हैं कि राहुल अभी बच्चे हैं, जनता जो है वो अभी भी मोदी मोदी करती है। अमलेंदु जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि हम लोग जिस ढंग से व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्या हम लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के विश्लेषण कर रहे हैं? क्या हम लोग ज़्यादा राहुल कर रहे हैं, या राहुल गांधी सचमुच उस वहाँ तक पहुँच चुके हैं? ज़रा विश्लेषण करना चाहिए इस पर, इसलिए करना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी सचमुच वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से अब राहुल गांधी के विश्लेषण की बात होनी चाहिए, और पैरेलली खड़ा करना चाहिए राहुल गांधी को अब मोदी के सामने? क्या लालू प्रसाद यादव ने कोई गलती कर दी जब उन्होंने सीधा, इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को सामने खड़ा किया? और ऐसे ही तमाम विपक्षी दल के नेता भी। नीतीश कुमार ने कोई गलती कर दी? अब तो शरद पवार भी राहुल गांधी को नेता के रूप में मानने लगे हैं। तो क्या राहुल गांधी आज की तारीख में मोदी के सामने खड़े नजर नहीं आते हैं? जरा आप बताइए। राजीव जी, आपके सवाल का जवाब तो अमित शाह जी पहले ही दे चुके हैं, तो करने का सवाल है राजीव जी। तो हम लोग जो सामने तथ्य होते हैं उनको आधार सामने रख करके विश्लेषण करते हैं, जो चीजें चल रही होती हैं उनको देख के विश्लेषण करते हैं, जनता की जो प्रतिक्रियाएं आ रही होती हैं उनको देख करके विश्लेषण करते हैं, मित्रों से और दुश्मनों से बातचीत के आधार पर विश्लेषण करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं तो वहां जो चर्चा हो रही होती है, नाई की दुकान पर जब बाल कटाने जाते हैं तो लोग बैठ के चर्चा करते हैं, तो उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। यानी 20 तरीके की चर्चाएं सुनने के बाद, 20 तरीके के लोगों से मिलने के बाद जो हमारे कानों में पड़ता है उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं कि अब देश जा किधर रहा है या राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे राहुल गांधी के को बढ़ा के चढ़ा के पेश करने से ना राहुल गांधी बढ़ जाएंगे और ना मोदी जी को हमारे गिराने से मोदी जी गिर जाएंगे। हमारे सामने जो चीजें होंगी, हम जो देखते हैं हम उसका यहाँ विश्लेषण करते हैं, वही चीजें यहाँ रखते हैं। तो इसलिए कोई अगर ये कहे कि आप राहुल गांधी को आप चढ़ाते हैं, मोदी जी को गिराते हैं, तो ना तो हम राहुल गांधी को पुदीने के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं और ना मोदी जी को हम खजूर के पेड़ से नीचे गिरा रहे हैं। दोनों काम हम नहीं कर रहे हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको हम सामने रख रहे हैं। हो सकता है हम लोगों के विश्लेषण में कुछ कमियां हो, कुछ गलतियां हो, ये हो सकता है। हम चीजों को सही से, अभी बच्चे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं राहुल गांधी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी मोदी जी के सामने बच्चे हैं। मोदी जी साल भर के बाद वानप्रस्थ आश्रम में भी चले जाएंगे और मार्गदर्शक मंडल में भी चले जाएंगे चुनाव के बाद, 1 साल के बाद, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी बच्चे हैं। राहुल गांधी के सामने अभी जो है 25 साल की राजनीति है। अब नड्डा जी कुछ कह रहे हैं जाकर किया, मोदी जी क्या कर रहे थे? देखिए नड्डा जी बेचारे जो है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नड्डा जी ने सबसे पहले जो है क्रिटिसाइज जो किया है वो प्रातः स्मरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है। राहुल गांधी का तो उन्होंने सिर्फ नाम लिया। हमारे मोदी जी जो थे वह अमेरिका में बोल करके आए थे कि अमेरिका और भारत के दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। तो ये तो नड्डा जी गलत साबित कर रहे हैं मोदी जी को कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। अब मोदी जी नड्डा जी जाकर के गोधरा में अगर लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं तो लोकतंत्र में तमाम लोग जेल गए थे। नड्डा जी को बताना चाहिए था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस जेल में बंद रहे उस दौरान। चाय बेचना तो बंद कर चुके थे, स्वयंसेवक बन चुके थे जब इमरजेंसी लागू हुई, क्योंकि बांग्लादेश के आंदोलन में बताया था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जाकर कि वो जेल गए थे।
तो जब बांग्लादेश के आंदोलन में प्रधानमंत्री जेल गए थे नरेंद्र मोदी जी सन 1971 में, तो 1975 में किस जेल में बंद थे आपातकाल के विरोध में, ये बताया जाए, देश के सामने आए। चलिए डिग्री की कोई बात नहीं, हम करते, डिग्री के सवाल करने का काम अरविंद केजरीवाल का, वो करते हैं, हम तो डिग्री में बात नहीं करते। लेकिन चूंकि नड्डा जी आपातकाल की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, बहुत बुरा काम किया था, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपातकाल लगाना बुरा काम था, लेकिन मोदी जी किस जेल में बंद थे ये भी तो बताया जाए, इसका कोई उत्तर नहीं है। तो कुल मिला के राजीव जी ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी करने वाली है। राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी चीज है। अब ये हो सकता है कि मोदी जी के सामने जो है वो संकट जो सुरक्षा का हो, प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी की सुरक्षा छीन ली गई है, राहुल गांधी के पास भी अगर एसपीजी उस तरीके की होती तो जिस तरह राहुल गांधी भी इस तरीके के जनता के बीच नहीं जा पा रहे होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा क्यों छीनी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी आने, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से नहीं जा सकते, हालांकि प्रधानमंत्री चले जाते हैं। मतलब आपको याद होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब शव यात्रा निकली तो प्रधानमंत्री ने 7 या 8 किलोमीटर पैदल मार्च किया उस शव यात्रा में। तो प्रधानमंत्री इस तरीके से जाते हैं जनता के बीच में, तो जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते मोटर मैकेनिक के बीच में, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते ट्रक ड्राइवर्स के बीच में, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते खेतों में कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। मतलब वो पैर धोना भी किस तरीके से जो है वो शिवराज सिंह के गले पड़ गया है। 1-2 लाइन की जो थी वो चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी महान, मुंह शुक्ला धोए चौहान। अब ये व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी में पड़ा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि इसके संदेश क्या जा रहे हैं। चौहान साहब ने तो अच्छा काम किया, बेचारों ने बुला करके उसके पैर धोए जा करके गरीब के, उन्होंने तो अच्छा काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये तो चीजें ठीक नहीं है। जी, मतलब परेशानी में फंसी हुई दिखाई दे रही है भाजपा यहाँ पे। और इन परेशानियों में क्या सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बहुत सारे खुद के जो आप बता रहे हैं अभी, और जैसा प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जो कुछ चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की ही बात क्यों न करें हम, महाराष्ट्र में अभी तक वहाँ सरकार में विस्तार की बात चल रही है, पोर्टफोलियो की बात चल रही है। आप देखिए कितनी परेशानी अभी है, हर तरफ परेशानी। और इन परेशानियों की अगर बात हम करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी ऊपर दिखाई देते हैं। तो क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राहुल गांधी की फिर तो चर्चा करनी चाहिए? स्वामी जी। राजीव जी, जो प्रारंभिक प्रस्तावना में आपने कहा था कि प्रवेश शुक्ला के समर्थन में ब्राह्मण समाज आ गया, मुझे आज लगता है कि अभी तक तो मैं ये मानता था कि हम असली हिंदुओं को फर्जी हिंदुओं से संघर्ष करना है। अब मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि असली ब्राह्मणों को फर्जी ब्राह्मणों से संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, वास्तविकता में ये जो ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है इन शुक्ला जी के समर्थन में, मुझे ऐसा लगता है रावण टाइप का ब्राह्मण है ये। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भगवान श्री राम क्षत्रिय होने के बावजूद भगवान है, और गलत काम करने वाला रावण ब्राह्मण होने के बावजूद दुष्ट है, और हर साल हम उसको जलाते हैं। एक मिश्रा जी थे जिन्होंने हवाई जहाज में पेशाब किया था, एक शुक्ला जी थे मुंतशिर जो हैं जिन्होंने भगवान हनुमान जी का अपमान किया, और एक शुक्ला जी ये हैं जिन्होंने एक आदिवासी के सिर पे पेशाब किया। ये कैसा ब्राह्मण समाज है? ये कैसे हिंदू हैं? ये कैसे सनातनी हैं? ये दुष्ट हैं। ये लोग जो हैं ये समाज के ऊपर एक कलंक हैं। ऐसे लोग जो ऐसी घटनाएं घटित करते हैं और मेरे देश का और मेरे धर्म का सिर मस्तक नीचे झुकाते हैं, ना ये हिंदू हैं। और अगर उन लोगों ने पैसा दिया है और इसे एक 51,000 का अनुदान दिया है, ऐसे समाज को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये लोग ना हिंदू हैं, ना ये किसी समाज को बिलीव करते हैं, ना ये आदमी हैं। आप सोचिए, अरे हमारे भगवान श्री राम तो ऐसे थे जो शबरी के झूठे बेर खाते थे, जो केवट को गले लगाते थे, और आप जो है आदिवासी समाज के किसी बच्चे के ऊपर पेशाब करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये मनोज शुक्ला मुंतशिर जो आप माफी मांगते आज फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे माफ करो, मैंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मेरे जो सनातन भावना को ठेस पहुंची है उसका जवाब मनोज शुक्ला मुंतशिर कैसे देंगे?
और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो मनोज शुक्ला मुंतशिर का समर्थन कर रहे थे, ये जो मेरे हिंदू मन को आघात हुआ है, इसका बदला, इसका कैसे प्रतिघात मैं इनसे लूं? देखिए, ये हमारी देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, ये हमारे समाज, और वास्तविकता में इस लगाई हुई आग को अगर कोई बुझा सकता था, अगर कोई बुझा सकता था, ये लालू यादव ने भी समझ लिया, ये नीतीश कुमार ने भी समझ लिया, ये शरद पवार ने भी समझ लिया, और धीरे धीरे जो नहीं समझे हैं ये समझ जाएंगे कि अगर भारत को अक्षुण वर्षों तक और सहस्त्रों तक जीवित रखना होगा, जैसे आज हजारों साल तक हमारा धर्म, हमारा देश जो है पूरे विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान रखता है, तो यहाँ पे प्रेम और सद्भाव और राहुल गांधी जैसे ही जो महात्मा गांधी, बुद्ध और महावीर और गुरु नानक की जो हमारी सीख है वो आगे बढ़ेगी। ये नफरत की आग जो लगाई गई है, ये जो दावानल लगाया गया है, ये जो आग लगाई गई है, इसको बुझाने का मात्र एक तरीका है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो लालू यादव कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो खड़गे साहब कर रहे हैं। वास्तविकता में समाज को, देश को एकत्रित होके इन धूर्तों को, इन दुष्टों को, जो इस प्रकार के सामाजिक अपराध करते हैं, इन्होंने समाज, हमारे भारतीय समाज के हृदय में आघात किया है, जो इस व्यक्ति ने किया है। ऐसे लोगों को तो सही में कठोरतम दंड मिलना चाहिए। तो रेप से और हत्या से भी जघन्य अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति को, और देखिए हम लोग तो वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम सब ब्रह्म हैं और वो परब्रह्म है। अरे कैसा, कौन जाति, कैसा धर्म? हम सब मानव हैं, हम सब जीव हैं, और ये परमेश्वर की बनाई हुई लीला है, उसकी माया है, उसके हम अंश हैं। इसमें किसी को हीन समझना, किसी को अछूत समझना, किसी को छूत समझना, किसी पे धार्मिक और जातीय आधार पे विद्वेष करना, मैं इसे मानता हूं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और उस समाज को भी जिसने इस व्यक्ति प्रवेश शुक्ला को 51,000 का इनाम दिया है, पुलिस को उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, जिन्होंने एक सामाजिक संदेश गलत दिया है, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के ऊपर एक प्रकार का आघात किया है। जी, पिछड़े समाज पे, आदिवासी, दलित, इन तमाम पे आघात की बात कर रहे हैं आप। और जब ये पूरे समाज की जब हम बात करते हैं प्रशांत जी, तब यहाँ पर जो देश की राजनीति है, क्या इस राजनीति में अब ओबीसी, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, ये तमाम मुद्दे भी अब आते हुए समय में देखेंगे? जब मुद्दों की बात होगी तो इन सबको भी हम देखने वाले हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए। जो राजनीतिक पार्टियां पटना में दिखाई दी और जो बेंगलोर जा रही हैं, कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट वहां तस्वीर निकलेगी। ये इसमें सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की पार्टियां, सामाजिक न्याय उनका प्रमुख मुद्दा है और जाति जनगणना उनकी प्रमुख मांग है। कांग्रेस पहली एक राष्ट्रीय पार्टी है जो जाति जनगणना पे बात कर रही है, खुले तौर पे बात कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जाति जनगणना का शोर बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे तमाम पार्टियों को बच पाना मुश्किल होगा। और उसके अलावा जो बीजेपी करती है, अगर बीजेपी एनडीए का प्रसार कर रही है और चंद्रबाबू नायडू से वो बात कर रही है, वो अकाली दल से उनकी बात चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू से कि बजरंग दल जब मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, गाय के नाम पर मारते हैं लोगों को, ठेले उलटते हैं मुसलमानों के, तो इसमें चंद्रबाबू नायडू की क्या राय है? जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा होते हैं और किसानों को ये गोदी मीडिया और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वो खालिस्तानी कहते हैं, उस पे अकाली दल की क्या राय है? याद कीजिए कि जब वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था तो उन्होंने बीजेपी के जो तमाम 3 प्रमुख मुद्दे थे उनको पीछे रखा था, तब एनडीए बना था। और मौजूदा समय में बीजेपी के लिए बगैर
एनडीए को रिवाइव किए हुए नहीं चलेगा काम। अब छोटी छोटी पॉकेट्स के नेता को कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप 4 कंस्टिट्यूंसी, 5 कंस्टिट्यूंसी, एक छोटे भूगोल को प्रभावित करने वाले नेताओं को अगर आप लेंगे, उससे कोई आप एक नेशनल नैरेटिव नहीं खड़ा कर रहे हैं। और कई बार राजीव जी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के नाम पर चुनाव लड़ती है, तो तमाम सारे लोग जो उससे प्रभावित हैं वो अपने जाति बंधनों को तोड़कर उस नफरत वाले एजेंडे पर वोट देते हैं। ऐसा ही काम दूसरी तरफ भी होगा कि बहुत सारे लोग जाति बंधन को तोड़ते हुए मोहब्बत पे या फेडरल इश्यूज पे या सामाजिक न्याय के मुद्दों को, जाति जनगणना के मुद्दे पर अपना वोट देंगे, समर्थन देंगे। ये बहुत कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है जातियां। मुझे लगता है कि जो बार बार जो टीवी चैनलों पे विशेषज्ञ आते हैं और बहुत शिद्दत से वो जाति विशेषज्ञ बन जाते हैं कि इतने परसेंट फलाना, इतने परसेंट धमाका, चुनाव में वास्तव में इतना कैसे रिफ्लेक्ट होता है? चुनाव में ये रिफ्लेक्ट उस तरह से नहीं होता जैसा कि टीवी स्टूडियो में डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल फर्जी। आप सोचिए कि एक ऐसे विश्लेषक है जो बड़ी एक नामी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके सर्वे वगैरह भी आते हैं, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मुझे दिखा दें भाई कहीं वो, मैं चलने को तैयार हूं उनके साथ। 8% का कहीं तो मौजूदगी होगी ना, वो किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी तहसील में, कहीं तो दिखा दे मुझे। तो ये बहुत सारा जो फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है। अब इसके बीच में राहुल गांधी की इमेज, जो आपका ऊपर का स्लग है, राहुल गांधी की इमेज में लगातार इजाफा हो रहा है। आज अगर अमेरिका ने उजला जिया को भेजा है, जो कि अमेरिका की ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र की मंत्री हैं, एक संदेश गया है ना कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के 2 हफ्ते के अंदर जो बाइडेन ने ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी के मंत्री को भारत भेजा है। ये संदेश देने का तरीका है। उन्होंने इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं भेजा, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं भेजा, उन्होंने कोई एनएसए को नहीं भेजा, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी को नहीं भेजा। उन्होंने वही उसी व्यक्ति को भेजा यहाँ पे जो इन मामलों का अधिकारी है अमेरिका में। और भारत की तरह एनएचआरसी नहीं है अमेरिका में, ये बात मैं यहाँ कह चुका हूँ बार बार। अमेरिका में ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी एक मंत्रालय है स्टेट डिपार्टमेंट का। तो ये एक संदेश देने का तरीका होता है। अब ये दुनिया भर के इन्वेस्टर को ये संदेश चला गया कि भारत में जो बाइडेन भारत को किस खांचे में रखना चाहते हैं, और जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता हुआ इमर्ज हो रहा है वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के इर्द गिर्द हो रहा है। जो बाइडेन ये चाहते हैं, अमेरिका ही चाहता है। अमेरिका अगर ये चाहता है तो बहुत दुनिया का बड़ा प्रभावशाली हिस्सा भी ये चाहता है। मोदी साहब उसमें अपने आप को न जाने क्यों फिट करने होने में संकोच कर रहे हैं। आप ओबामा के खिलाफ यहाँ पे कैंपेन चलवाते अपने मंत्रियों से, संदेश खराब जाता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो वो देखिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स की मंत्री को भेज दिया। अब वो तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं ना कि किस खांचे में रख रहा है जो बाइडेन
भारत को। ये इस तरीके के तमाम सारी बातें गोदी मीडिया में 2 महीने से और आज भी जिंदा है ये सवाल, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? ना जाएं लेकिन बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसी भी मामले में राजीव जी आप इनका रिकॉर्ड देख लें, जहां इनको विफलता होती है ये नहीं बोलते, और मणिपुर एकदम बैकफायर कर गया है। इसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में होगा और इससे भी खराब छवि जा रही है। दुनिया देख रही है कि आपके एक सूबे में इतनी बड़ी समस्या चल रही है जिसका असर दूसरे राज्यों में हो रहा है, और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक राज्य है। उसकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, उसकी सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं, नागालैंड और मिजोरम से। वहाँ इतने लोग मारे गए, चर्चेस जलाए गए। अभी मणिपुर के लिए ही अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमेटी ने वीज़ा मांगा, आपने मना कर दिया। ये सब बातें भी उठेंगी जब उजला जिया यहाँ बात करेंगी सरकारी अधिकारियों से या मंत्रियों से। तो ये जो ट्रोल कराने का, ये जो अपने मंत्रियों से स्मृति ईरानी को किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का, कभी निर्मला सीतारमण से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का, कभी ये असम के मुख्यमंत्री से ओबामा के खिलाफ इस्लामोफोबिक ट्वीट कराने का, ये सब दुनिया में बहुत खराब संदेश भेजता है। तो आप आइलैंड में, आज की वैश्विक दुनिया में आप कोई एक टापू में रहकर राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर भारत की छवि पर, इन्वेस्टमेंट पर, सब चीज़ों पर पड़ता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में। प्रकाश जी, वैश्विक छवि, भारत में जो कुछ हो रहा है वो उस बीच यूसीसी का एक शिगुफा छेड़ दिया गया है, हम देख ही रहे हैं। और प्रशांत जी बता भी रहे थे कि वो कैसे उसको कोशिश किया जाएगा एनआरसी की तरह बनाने का, सीए की तरह बनाने के लिए। और अब हो सकता है कि इसी सेशन में आ जाए। हालांकि ये छोटा सेशन है, 20 तारीख से 11 तारीख तक है, मतलब 20 जुलाई से 11 अगस्त तक है। इस छोटे सेशन में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि कर दें। तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं, और इन सब के बीच चुनाव है, आम चुनाव सबसे बड़ी चीज़, और जिसमें सब कुछ दांव पे है। मोदी जी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, और देश जो है, एक देश की सियासत एक दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब बहुत कुछ जो तस्वीरें हैं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, कुछ भी धुंधली नहीं है। शायद आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि धुंधला कुछ भी नहीं, हर तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। और उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि जो स्टाइल है अभी मोदी जी के काम करने का, इस सरकार के काम करने का, उसी स्टाइल से सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि अभी आप बता भी रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, आखिरी फाइनल विस्तार, फाइनल टच ये देने की कोशिश हो रही है अलग अलग जगहों से। और इसीलिए अभी हो सकता है वहाँ महाराष्ट्र के कुछ लोग आएँ, बिहार से कुछ लोग आएँ, दूसरे राज्यों से आएँ। जहाँ जहाँ परेशानी में है बीजेपी, उन राज्यों को ज़्यादा तवज्जो दे, जिसमें बिहार में परेशानी में है, वेस्ट बंगाल में परेशानी में है, महाराष्ट्र में परेशानी में है। इन राज्यों से नए मंत्रियों को, पुराने कुछ लोगों से छुटकारा पाए मोदी जी। तो बहुत कुछ है। तो तस्वीर आपको भी साफ दिखाई दे रही है क्या आगे? लेकिन जब साफ दिखाई देती है तो फिर जो तरीका है क्या वही है या बदलने वाला दिखाई दे रहा है आपको, बदलता हुआ दिखाई? देखिए, एक तो तरीका ठीक नहीं है, दूसरी बात नीयत ठीक नहीं है। दोनों में ही गड़बड़ है। नीयत ठीक होती तो भी समझते कि चलो तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, जल्दबाजी का हो सकता है। जिस तरह 3 किसान कानून लाए गए थे, वही हड़बड़ी ये समान नागरिक संहिता के मामले में लाने की कोशिश नजर आ रही है। और अभी मैंने कुछ देर पहले खबर पढ़ी, अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी मुखालिफत की है और कहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लाए तो ये अच्छा नहीं होगा और वो इसका विरोध करेंगे। यानी केवल मुसलमान ही इसका विरोध, सभी दूसरे धर्मों के लोग भी करने वाले हैं। और जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। अब तक ये होता था कि कानून बनाने के पहले बरसों चिंतन मनन होता था, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे,
चर्चा होती थी कि क्या कानून बनाया जाए, उस पर संसद की कमेटियों के पास जाता था, कैबिनेट कमेटी के पास जाता था। लेकिन अब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जैसे दैनिक अखबारों को रोज संपादकीय लिखना होती है, तो इन्हें लगता है कि रोज एक कानून बना दो, नए जल्दबाजी में कानून ला दो, जिसका हश्र भी किसान कानून जैसा होगा। दूसरी बात है कि तमाम विपक्ष तो एक है ही, ये खुद भी एक नहीं है। बीजेपी के अंदर भी बहुत विरोध है, और जिन आदिवासियों के वोट ये लेना चाहते हैं, और अगर ये आदिवासियों को उससे बाहर कर देते तो फिर समान नागरिक संहिता हुई कैसे? ये सारे विवाद, ये सारे सवाल लोगों के मन में रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो मोदी सरकार के ऊपर है ही। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता अगर उन्होंने जल्दबाजी में लाने की कोशिश की तो वो बूमरैंग करेगा, उल्टा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे सत्तारूढ़ पार्टी को। इतनी समझ होगी अगर इनमें, तो इतनी जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठाएंगे। इस सब के पीछे उन्हें लगता है कि राहुल आया तो क्या करें, राहुल से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करो कि हिंदू मुसलमान विवाद हो, मतभेद हो, लोगों को यह लगे कि देखिए कैसी सरकार है, हिंदुओं को कितना चाहती है, भला चाहती है, हिंदुओं के हित में सोचती है। और इससे ज्यादा बुरी भावना ये आ रही कि लोगों के मन में ये है कि देखिए उस वर्ग विशेष को सबक सिखा दिया मोदी जी की सरकार ने। ये इस पूरे पहलू का सबसे दुखद संदर्भ है कि आपके मन में जो भी हो, लेकिन छवि ये बन रही है देश की कि यह सरकार एक बड़े वर्ग के खिलाफ है, ऐसा लगता है। और ये लगना भी बहुत बुरी बात है, भले ही ना हो, वो लगता तो है कि है, पर अगर नहीं भी हो तो ये लगे अगर कि कोई सरकार सबका साथ सबका विकास की केवल बात करती है और सबको विश्वास में नहीं लेती, सबके विकास के लिए काम नहीं करती, तो वो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी? और हर बार हम देखते हैं कि हर बार मोदी ने शपथ दिलवाते हैं, नई नई कस्में खिलवाते हैं, और 15 अगस्त फिर आ रहा है, हम देखते हैं लाल किले की प्राचीर से फिर कोई नया शगुफा छोड़ेगा। लेकिन देश शगुफों से नहीं चलता, देश के लिए चलता है, और सब लोगों के फायदे की बात सोचनी पड़ती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे सत्तारूढ़ पार्टी संदेश बनाना है। एक बार सरकार बन गई तो सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार देश की है, तो सरकार को देश के लिए सोचना चाहिए, न कि एक पार्टी के लिए। राजीव जी, सरकार को देश के लिए सोचना चाहिए। लेकिन जो सियासत है, इस सियासत में क्या लगता है सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक राजनीति जो होती रही है, ये राजनीति बीजेपी इससे बाहर निकल पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक चुनौती पेश कर रहे हैं, और उस राजनीति के काट के हिसाब से आगे तो बढ़ना होगा, पैरेलली आना होगा। तो क्या लगता है कि हम आने वाले समय में ये जो जाति आधारित राजनीति और खासकर दो समुदायों संप्रदायों की जो राजनीति हो रही है, उससे बाहर निकलते देखेंगे पार्टियों को और खासकर बीजेपी को? राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोर एजेंडा जो हिंदू मुस्लिम राजनीति है, या इसको एक शब्द में कहें तो द्विराष्ट्रवादी राजनीति है, तो सावरकर और जिन्ना का जो मिला जुला है जुगलबंदी थी कि धर्म ही राष्ट्र है, उससे अलग हटने की कोशिश करेगी या उसको हट के देखेगी। आप ये यूसीसी सिर्फ अपने लोगों के लिए ला रहे हैं। इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका जो अपना कोर वोट बैंकर है, वो इनसे पूछ रहा है कि आखिर ये कब तक आएगा। ये वही वो कोर बैंकर है, वही वो कोर वोट बैंक है जो 370 के लिए कहता था कि इसको लागू करिए, परिणाम चाहे जो हो आप इसको लागू करिए, सीए इसको लागू करिए, चाहे परिणाम चाहे जो हो। नतीजा ये हुआ कि 370 लागू करने के बाद आज तक सरकार की हिम्मत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की नहीं पड़ी, और सीए लागू करने के बाद उसकी नियमावली नहीं बना पाए। यूसीसी का ड्राफ्ट अब ज्यादा समय नहीं है, जब अधिवेशन अगर 20 तारीख से प्रस्तावित है तो निश्चित रूप से उसमें आ ही जाएगा ड्राफ्ट। ऐसा तो है नहीं कि एक पन्ना कागज जाएगा और उस पर लिखा जाएगा कि नहीं हम यूसीसी लागू करते हैं। तो जो डिटेल ड्राफ्ट होगा उसके क्लाज होंगे, सब क्लाज होंगे, तमाम एक्सेप्शन होंगे, कई चीजें होंगी, तो हम बहस उस पर कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये यूसीसी के लाने का मकसद यही है कि अपने कोर बैंक को जो इस बात के लिए बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है और जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है कि देश इस्लामिक स्टेट बनने वाला है, हिंदू मुस्लिम ही
साथ साथ रहना नहीं रह सकते, और धर्म ही राष्ट्र, इसके सेटिस्फाई करने के लिए ये यूसीसी का ये कानून ला रहे हैं और बाकी लोगों के लिए नहीं ला रहे हैं। अब उसमें कितना आप लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू मुस्लिम की जो इनकी बहुत पुरानी रणनीति है दोनों को आपस में लड़ाने की और लड़ा के ही अपना उल्लू सीधा करने की, उससे अलग हट पाएंगे। जी जी जी, यानी कि आने वाले समय में अभी, और उसमें भी यूसीसी एक तो है ही, और कहा जा रहा है कि यूसीसी भी कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है, या वो विचार यहाँ पे है। लेकिन इस विचार को, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, कि अगर इसको थोपने की कोशिश होगी तो शायद उनका जो एनडीए का कुनबा है वो कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक मिनट और जोड़ना चाहूँगा। कुनबा जी जी सिंह साहब, एक मिनट और जोड़ना चाहूँगा कि बेसिक फंडा भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने समझा है, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं ये है कि बिना राजनीतिक ध्रुवीकरण के कोई चुनाव नहीं जीत सकते। गवर्नेंस के मुद्दे पर ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते, अपनी उपलब्धियों पर ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते, सिवा भावनात्मक मुद्दा के, बिना ध्रुवीकरण के। और ध्रुवीकरण तभी होगा जब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को मेरी यही सलाह है कि उन्हें कम से कम ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को कभी भी ध्रुवीकरण के इशारे पर नहीं ले जाना है, किसी भी रिलीजियस टच नहीं देना है। जिन मुद्दों पर आज पार्टी चल रही है, जिन मुद्दों पर आज जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, कांग्रेस को उसी पर अड़े रहना चाहिए। अन्यथा ये जानबूझ के कोशिश करेंगे कि हम ध्रुवीकरण के मुद्दे पर जाएं, हिंदू मुस्लिम मैटर करें। जी जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के इनको ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो ज़्यादा भाता है, और उस मुद्दे को सामने लाने की कोशिश। और वरना राहुल गांधी जिस अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और अब जैसे तमाम दूसरे दल, विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बीजेपी की। और वैसे में राहुल गांधी की जो तस्वीरें आती हैं, जो वीडियो अब बीच बीच में शेयर करते हैं, वो वीडियो बहुत परेशान करते हैं बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी यहाँ पस्त दिखाई दे रही है। बहुत अलग अलग इस पूरी चर्चा में आप देखें, डायग्राम जो है इसका अलग अलग है, अलग अलग दिशा है, और उन दिशाओं को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे थे। मौसम जो है वो उत्तर भारत का बहुत ही सुहाना है, गर्मी नहीं है, लेकिन सड़क पे, पहाड़ों पे और कई घरों में हालत बहुत ख़राब है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें सियासत को भी प्रभावित करती हैं, और सियासत में ऐसी चीज़ें होंगी आने वाले समय में। कभी गर्मी ज़्यादा तो कभी सर्दी ज़्यादा, और कभी बरसात ज़्यादा। ज़्यादा वर्ड हमेशा याद रखिए इस सियासत में, लेकिन वो हार्मफुल भी होता है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत शुक्रिया विजय शंकर सिंह जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर